सभी मित्रों का जीएन सिंह आईएएस एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी सूचित किया था कि 25 तारीख से अर्थात 25 अगस्त से हम लाइव क्लास की शुरुआत करेंगे। बहुत सारे छात्रों ने एडमिशन भी ले लिया है, क्योंकि जो एडमिशन ले चुके होंगे लाइव पेड बैच में उन्हीं को लाइव मिल पाएगा। लेकिन जैसा कि आप में से अधिकतम लोग जानते होंगे कि लाइव क्लास लेने के लिए 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है और हमने यह शर्त बहुत पहले पूरा कर लिया, बहुत कम समय में पूरा कर लिया। और जब ये शर्त पूरा हो जाती है तो YouTube के पास एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है कि वह हमें परमिशन दे। वैसे तो 48 घंटे 72 घंटे में परमिशन मिल जाती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि 5-6 दिन के बाद भी अभी यह परमिशन हमें मिला नहीं है। इसलिए चाह कर भी हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। जो मैं समय समय पर वीडियो YouTube में डाल रहा हूँ, अब उसको चाहे डेमो क्लास मान लें और चाहे आप उस विषय के साथ जुड़ने का आधार मान लें। यद्यपि मैं प्रयासरत हूँ कि अन्य ऐप के माध्यम से लाइव हो जाऊँ। आज मैंने प्रयास भी किया, लेकिन उसमें जो साउंड है वह ठीक नहीं है और मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक सारी शर्तें पूरा ना हो जाएं, मैं स्वयं संतुष्ट ना हो जाऊं, तब तक आपके सामने लाइव ना आऊं। चाहे 2-4 दिन उसमें देरी ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि जब मैं प्रॉपर चैनल में आऊं तो बिना रुके और बिना थके और आपको संतुष्टि प्रदान करते हुए हम अपने गंतव्य लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। इसलिए आप परेशान ना हों। इसका कोई समय हम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि यह कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, नरसों भी हो सकता है। इसलिए तब तक कुछ ना कुछ हम आपको YouTube पर ही पढ़ाते रहेंगे। ऐसी परिस्थितियों में आज मैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर कुछ चर्चा करूंगा। चूँकि मैं लाइव क्लास के रूप में नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको नहीं बता रहा हूं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रायः प्रत्येक प्रकार की परीक्षा में इससे सवाल पूछे जाते हैं। आपको यह जानना चाहिए कि प्लेटो राजनीतिज्ञ कम और दार्शनिक अधिक है। प्लेटो को दार्शनिक राजनीति का जनक भी माना जाता है और प्लेटो के ऊपर सुकरात का प्रभाव है, जो प्रसिद्ध दार्शनिक व मनीषी था। प्लेटो राजा के घर पैदा हुआ था। राजनेता बनना उसका स्वाभाविक हक था।
बचपन में प्लेटो से उसने दर्शन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण किया। बचपन से उसने सुकरात से दर्शन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण किया और वह सुकरात से इतना प्रभावित हुआ कि आप यह कह सकते हैं कि शरीर भले दो रही हो लेकिन आत्मा एक ही था। जैसा कि कुछ लोग मानते भी हैं कि प्लेटो और सुकरात के विचारों को अलग करके देखना संभव नहीं है। हरनशा ने लिखा है, सौभाग्य से सुकरात को प्लेटो जैसा शिष्य मिला जिसकी प्रतिभा स्वयं अपने गुरु के समान थी। हो सकता है कि वह अपने विचारों को प्रकट करते समय अपनी द्वंद्ववादी प्रतिभा का परिचय दिया हो, लेकिन व्यवहार में दोनों के विचारों को मुश्किल कर पाना संभव नहीं है। इसलिए जब सुकरात की असामयिक मृत्यु हुई, अर्थात एथेंस में शासक के विरुद्ध जब उसने तमाम बातें किया, जिसको हम आएगा तब पढ़ाएंगे, और उसे विष का प्याला दिया गया और इसको पीने के बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो प्लेटो यह समाचार सुनकर इतना मर्माहत हुआ, इतना दुखी हुआ कि उसने राजनेता बनने का विचार छोड़ दिया और वह राजनीतिक चिंतक बन गया। घर द्वार छोड़कर चला गया, एक सन्यासी बन गया और लंबे समय तक इधर उधर विचरण करता रहा। चूँकि प्लेटो के हृदय पर सुकरात की असामयिक मृत्यु का घाव था और उसी भावना में बहकर उसने अपनी युवावस्था में एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था रिपब्लिक। वैसे रिपब्लिक का अर्थ होता है पॉलिटी, और पॉलिटी का अर्थ है राज व्यवस्था। इसका मतलब ये है कि इस पुस्तक में उसने राज व्यवस्था का वर्णन किया है कि राज्य की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। स्वाभाविक है प्लेटो एक दार्शनिक है, अतः उसका दृष्टिकोण आदर्शवादी है। वैसे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि प्राचीन काल का ही दृष्टिकोण आदर्शवादी था। एक आदर्श राज्य की स्थापना करना प्राचीन काल का मुख्य लक्ष्य ही था। प्लेटो एक ऐसे आदर्श राज्य का स्वप्न लेकर चल रहा है जिसमें ऐसी व्यवस्था स्थापित हो कि सुकरात सरीखे ऋषि को फिर विष का प्याला ना पीना पड़े। इसी को बताने के लिए प्लेटो ने जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक लिखा, उस रिपब्लिक में उन्होंने 4 चीज़ों का वर्णन किया। रिपब्लिक का पहला विषय है न्याय क्या है। इसका दूसरा विषय है कि दार्शनिक राजा का विचार। तीसरा विषय है शिक्षा
और चौथा विषय है साम्यवाद। वास्तव में प्लेटो से यही चार बातें टीजीटी की परीक्षा से लेकर आईएएस की परीक्षा तक में पूछे जाते हैं। ये बात दूसरी है कि वहाँ मल्टीपल होते हैं, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, हायर एजुकेशन, यहाँ डिस्क्रिप्टिव होते हैं। लेकिन यहीं से सवाल आता है, इसलिए माना जाता है कि प्लेटो की रिपब्लिक का अध्ययन जिसने किया वह प्लेटो को जान गया। अब अंतर इतने है कि मल्टीपल सवाल में कभी कुछ पुस्तकें पूछी जा सकती हैं, उसकी जीवनी के बारे में पूछा जा सकता है कि संगीत प्रेमी विचारक कौन था। प्लेटो ने जब अपनी रिपब्लिक पुस्तक लिखा तो वो भावना में बहकर लिखा, यानी भावना प्रधान थी। और हर चीज को लिखते समय वह इसी बात को ध्यान में रख रहे हैं कि आदर्श राज्य कैसे आए। इसीलिए माना जाता है कि ये जो रिपब्लिक है इसका जो मूल उद्देश्य है वह है आदर्श राज्य की स्थापना करना। अब आदर्श राज्य की स्थापना करना, लेकिन प्लेटो का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व इसीलिए है कि उसने जिन आदर्शों का वर्णन किया है उन आदर्शों को भी तर्कों के साथ सिद्ध करने का प्रयास किया है। इसीलिए एक महान आदर्शवादी विचारक के रूप में वह प्रस्तुत हुआ है। ऐसा आदर्शवादी राजनीति शास्त्र में आपको नहीं मिलेंगे जिन्होंने तर्कों के द्वारा आदर्शों को सिद्ध करने का प्रयास किया है। जबकि जहाँ तर्क है वहाँ विज्ञान है, जहाँ आदर्श है वहाँ भावना या मूल्य है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उसने विज्ञान को दर्शन में ले जाने का प्रयास किया। ये बात दूसरी है कि तमाम आलोचनाओं का पात्र भी बना, लेकिन उसकी बुद्धि को हमें सलाम करना चाहिए कि उसने किस प्रकार से तर्कों के आधार पर आदर्शों को सिद्ध किया। यही नहीं बता दिया कि आदर्श राज्य होना चाहिए, उसने केवल यही नहीं बताया कि न्याय होना चाहिए, दार्शनिक राजा होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, साम्यवाद होना चाहिए, बल्कि उसने ये भी बताया कि न्याय कैसे होना चाहिए, दार्शनिक राजा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, एजुकेशन पर कितना ध्यान देना चाहिए, साम्यवाद की व्यवस्था क्या होनी चाहिए। इसी में आज हम न्याय व्यवस्था पर थोड़ा सा वर्णन करेंगे और आपको बताएंगे परीक्षा में सवाल कैसे आते हैं। ऐसा माना जाता है कि उसने सबसे पहले न्याय की ही बात क्यों किया। न्याय की बात इसलिए किया क्योंकि उसके गुरु सुकरात के साथ अन्याय हुआ, ऐसा वह मानता है। इसीलिए वो चाहता है कि एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना हो जहाँ पर इतना न्याय हो कि सुकरात सरीखे ऋषि के साथ फिर कभी अन्याय ना हो। इसीलिए जब कोई घटना घटती है तो उसी घटना के विरोध में एक नियम, कानून या विचार इसीलिए दिया जाता है कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। प्लेटो के रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण विचार न्याय है। इसीलिए यहाँ तक कह दिया जाता है कि रिपब्लिक
का शीर्षक है, अब आप जानते हैं कि शीर्षक मूल चीज होती है, शीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस, यानी न्याय से संबंधित। इसीलिए कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि रिपब्लिक का शीर्षक है, तो आप इस पर चिन्ह लगाएंगे, न्याय से संबंधित। इसका मतलब है कि सब कुछ न्याय में ही समाहित होता है। क्योंकि रिपब्लिक में दार्शनिक राजा की बात क्यों की गई? दार्शनिक राजा की बात इसीलिए की गई ताकि राज्य में न्याय की स्थापना कर सके। शिक्षा की बात क्यों की गई? ताकि राजा में इतना विवेक पैदा किया जा सके कि वह इतना निरपेक्ष ज्ञान पैदा किया जा सके कि वो राज्य में न्याय की स्थापना कर सके। इसीलिए कभी कभी मुख्य परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है कि प्लेटो के रिपब्लिक में शिक्षा की तार्किक चरम परिणति उसकी न्याय व्यवस्था में होती है, यानी शिक्षा की तार्किक चरम परिणति उसकी न्याय व्यवस्था में होती है। तो यहाँ पर आपको टिप्पणी में ये लिखना है कि किस प्रकार से जो न्याय व्यवस्था, किस प्रकार से जो शिक्षा है उसका उद्देश्य भी है कि न्याय की स्थापना करना। साम्यवाद की भी बात किया था। साम्यवाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु से निजी स्वामित्व हटाकर उस पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना करना। यानी ये चाक मेरी है, एक प्रकार से कहा जाए तो ये उदारवाद है, और ये चाक सबकी हो जाए तो यही साम्यवाद है। जब कोई चीज़ सार्वजनिक हो जाती है तो साम्यवाद हो जाती है। यहाँ तक कि संपत्ति और परिवार पर साम्यवाद लागू कर दिया, क्योंकि प्लेटो ऐसा मानता है कि संपत्ति और परिवार दोनों शासक को भ्रष्ट कर देती है, इसलिए इसका उन्मूलन कर देना चाहिए। अब सोच सकते हैं कि आज तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अनेकानेक बातें होती हैं। अब प्लेटो ने ईसा पूर्व भ्रष्टाचार की समाप्ति के बारे में सोचा कि जो संपत्ति और परिवार है वही शासक को लालची बनाता है, भ्रष्ट बना देता है, निरपेक्ष ज्ञानी नहीं रहने देता और लोगों के साथ अन्याय करने के लिए प्रेरित करता है। अब हम प्लेटो की न्याय व्यवस्था पर आते हैं। प्लेटो के पहले भी यूनान में न्याय के कुछ सिद्धांत प्रचलित थे। ऐसा माना जाता है कि जब किसी समाज में कोई व्यवस्था पहले से प्रचलित है और आप एक नई व्यवस्था लाना चाहते हैं तो पुरानी व्यवस्था का खंडन करना पड़ेगा। ये आपको बताना पड़ेगा कि ये व्यवस्था क्यों ठीक नहीं है और ये व्यवस्था क्यों ठीक है। जैसे एक नए मकान का निर्माण करना चाहते हैं तो पुराने मकान को ढहाना पड़ता है। चूँकि प्लेटो द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग करता है, उसकी शैली संवाद की शैली है, इसलिए वहाँ पर जब सब लोग बैठते थे तो हर बिंदु पर एक चर्चा होती थी, लोग अपनी अपनी बात रखते थे और प्लेटो ने सबकी बातों को सुनकर अपने विचार को रखा। तो प्लेटो ने जब न्याय व्यवस्था का प्रतिपादन किया तो इसके पहले भी यूनान में न्याय के 3 सिद्धांत प्रचलित थे। एक माना जाता है न्याय का परंपरावादी सिद्धांत। न्याय का परंपरावादी सिद्धांत
दूसरा, न्याय का उग्रवादी सिद्धांत। और तीसरा, न्याय का उदारवादी सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत पहले से प्रचलित थे। इसके समर्थकों में सेफेलस और पोलीमार्क्स थे। पोलीमार्क्स सेफेलस का बेटा था, एक तरीके से सोफिस्ट थे। इसके समर्थकों में थ्रेसीमेकस का नाम आता है। यह एक प्रकार से सोफिस्ट थे और इसमें गलाकान का नाम आता है। अब न्याय के इनके अपने अपने सिद्धांत प्रचलित थे। पोलीमार्क्स का यानी सेफेलस का मानना था कि सदैव सत्य बोलना, देवताओं और मनुष्यों के प्रति अपने ऋण को चुकाना ही न्याय है। तो उसका बेटा कहता था नहीं, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जो व्यवहार आपके साथ अगला कर रहा है वैसा व्यवहार आपको भी उसके साथ करना चाहिए। एक प्रकार से ये बदले की भावना से प्रेरित था। आज लोकतंत्र में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। थ्रेसीमेकस कहता था कि न्याय शक्तिशाली का हित है। ये परीक्षा के लिए उपयोगी है इसका स्टेटमेंट, और कोई स्टेटमेंट उपयोगी नहीं है। और ये कहता था कि न्याय भय की उपज है। अब प्लेटो की बारी आती है। अब प्लेटो जो यूनान में प्रचलित न्याय का सिद्धांत था, जब तक उसका खंडन न करते तब तक अपने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन कैसे करते। इसलिए स्वाभाविक है कि प्लेटो ने यूनान में पहले से प्रचलित उपर्युक्त न्याय के सिद्धांत का खंडन करते हुए अपने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और उन्होंने कहा कि इसमें से न्याय कुछ भी नहीं है। उन्होंने न्याय की परिभाषा करते हुए कहा कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के द्वारा अपने अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार निर्धारित कार्यों को करते हुए एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करना ही न्याय है। अब हम इस प्लेटो के न्याय सिद्धांत का वर्णन करते हैं। तो जब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत का वर्णन करते हैं तो हम एक स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट भी परीक्षा में आएगा और इसी का विस्तार ही न्याय के सिद्धांत में भी आएगा, और इसी के तहत तमाम स्टेटमेंट, फैक्ट, कॉन्सेप्ट निकलेंगे। और इसी को जब संजो करके हम परीक्षा में लिख देते हैं तो वो मुख्य परीक्षा के टिप्पणी का प्रश्न हो जाता है। इसीलिए तमाम छात्र कभी कभी दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि सर ये तो मेंस का है, ये तो प्री का है, ये तो टीजीटी का है, तो पीजीटी का है। लेकिन प्लेटो ने केवल न्याय के सिद्धांत का वर्णन किया। प्लेटो ने टीजीटी का वर्णन नहीं किया। न्याय केवल टीजीटी के लिए नहीं बनाया, वही न्याय आईएएस के लिए भी बनाया, पीसीएस के लिए भी बनाया। कोई भी परीक्षा होगी तो वही न्याय आएगा। इसलिए जो जिसके पाठ्यक्रम में है उसका जब तक उसे पूरा कॉन्सेप्ट नहीं होगा वो सवाल हल नहीं कर पाएगा।
ये नहीं एक प्लेटो के न्याय में टीजीटी में आएगा, पीजीटी में ये आएगा, यूजीसी में ये आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट सबको जानना होगा। प्लेटो जब अपने न्याय के सिद्धांत का वर्णन करते हैं तो प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। अब यही आईएएस पीसीएस की मुख्य परीक्षा में टिप्पणी में आता है और उसमें कह देगा कि 200 शब्द लिखो, और ये स्टेटमेंट हो सकता है, पूछा जाएगा किसका कथन है। तो जब हम शुरू से पढ़ाएंगे तो आपको प्लेटो के पहले ही हम 2-3 दिन आपको पढ़ाएंगे ताकि प्लेटो आते आते पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन आप यहाँ पर ये जानिए कि प्लेटो का दृष्टिकोण आदर्शवादी है, इसलिए वह राज्य और व्यक्ति के बीच सावयवी सिद्धांत मानते हैं। और सावयवी का मतलब होता है अंगी और अंग का संबंध। इसका मतलब ये संपूर्ण है, ये उसका एक अंश है। इसका मतलब है कि छोटे स्तर पर जो लक्षण यहाँ पर हैं, बड़े स्तर पर वही लक्षण यहाँ पर भी हैं। यानी राज्य और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कि वही चीज़ यहाँ छोटे स्तर पर होगी और यहाँ बड़े स्तर पे होगी। जैसे आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि छोटे स्तर पर जो लक्षण आत्मा के हैं, बहुत बड़े स्तर पर वही लक्षण परमात्मा के हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर ईश्वर को जानना है तो स्वयं को जानना पड़ेगा। सुकरात ने भी कहा स्वयं को जानो। परमात्मा इक्वल टू सब आत्मा का योग। इसलिए गांधी जी ने भी कहा कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को चोट पहुंचाती है तो कहीं ना कहीं परमात्मा को पहुंचाती है, क्योंकि हर आत्मा उसी का अंश है। तो यहाँ पर ये दृष्टिकोण अगर आपको पता होगा कि ये प्राचीन काल का दृष्टिकोण आदर्शवादी है और ये राज्य और व्यक्ति के बीच सायोगी संबंध मानते हैं, और सायोगी संबंध का मतलब अंगी और अंग का संबंध होता है, तो राज्य संपूर्ण है, व्यक्ति उसका एक अंश है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। अब हमें इसी बात को सिद्ध करना है कि कैसे है। तो प्लेटो राज्य और व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं, क्योंकि आदर्शवादी होने के कारण उनका मानना है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस अगर अंतर है तो छोटे और बड़े स्तर पर है। इसीलिए परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हर मनुष्य भी ईश्वर का अवतार है। इसलिए हर मनुष्य के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। तो यहाँ हम बनाते हैं कि अरस्तु एक तरफ व्यक्ति को रखते हैं और दूसरी तरफ राज्य को रखते हैं। अरस्तु ये भी कहते हैं कि राज्य का निर्माण वृक्षों और चट्टानों से नहीं होता, बल्कि उसमें रहने वाले मनुष्यों के चरित्रों से होता है। जैसे एक घर का निर्माण उस घर में रहने वाले सदस्यों के चरित्र से तय होता है, उसी प्रकार से राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से राज्य का चरित्र तय होता है। व्यक्ति बुरा होगा तो राज्य बुरा होगा। प्लेटो मानते हैं कि एक व्यक्ति में 3 गुण होते हैं।
एक व्यक्ति में, एक मनुष्य में 3 गुण होते हैं। और यहाँ एक चीज़ और हम आपको क्लियर कर दें, चूँकि प्लेटो दार्शनिक हैं, और जो दार्शनिक होते हैं वो प्रायः ऐसी चीज़ों का विश्लेषण करते हैं जो अजर और अमर है, इसलिए वह शरीर का नहीं आत्मा का विश्लेषण करते हैं। शरीर का विश्लेषण तो विज्ञान करता है जो कि भौतिक है। इसीलिए कहीं कहीं ये भी लिख दिया जाता है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, तो व्यक्ति की जगह आत्मा भी लिख दिया जाता है। इसीलिए पहले मनुष्यों को लोग आत्मा कहकर बुलाते थे, क्योंकि ये शरीर तो यहीं रह जाएगी, यही अजर और अमर है। इसीलिए कभी छांदोग्य उपनिषद में देखिए तो यज्ञवल्क्य अपने पिता से पूछता है कि पिताजी मैं कौन हूँ, तो उसका पिता कहता है कि बेटा मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो कभी कभी इसीलिए परीक्षा में ये भी लिखा रहेगा कि राज्य आत्मा का बृहद रूप है। अब व्यक्ति या आत्मा के 3 गुण हैं। अब यहाँ आप व्यक्ति को देखिए, हम 3 भागों में डिवाइड हैं, एक खोपड़ी है, एक हृदय है, एक कमर है। और जो खोपड़ी है वो विवेक है, जो हृदय है वो साहस का प्रतीक है, साहस हृदय का विषय है। तमाम लोग हैं थोड़े में हार्ट अटैक हो जाता है, तमाम दुबले पतले हैं भरी बाजार में गोली मार देते हैं। तो जो साहस है वो हृदय का विषय है, शरीर का विषय नहीं। और तीसरा जो कमर है वो वासना का प्रतीक है। जो वासना है इसी को हम तृष्णा भी कहते हैं। वासना का मतलब लिप्सा, हर चीज की वासना है। नौकरी पाने की वासना, जिसके अंदर वासना होगी वो काम करता है। और इसी से तुलना करते हुए प्लेटो कहते हैं कि उसी तरह से राज्य में 3 वर्ग हैं। जैसे आत्मा के 3 गुण हैं, वैसे राज्य में 3 वर्ग हैं। सबसे ऊपर शासक या दार्शनिक वर्ग है, दूसरे नंबर पर सैनिक वर्ग है, और तीसरे नंबर पर उत्पादक वर्ग है। अब प्लेटो तुलना करते हैं, कहते हैं कि एक चरित्रवान व्यक्ति कौन होता है, एक आदर्श व्यक्ति कौन होता है। तो वह कहते हैं कि एक आदर्श व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसके 3 गुण अपने अपने निर्धारित कार्यों को करते हुए एक दूसरे में सामंजस्य बनाए रखें, और नीचे वाले जो दोनों गुण हैं उनका संचालन विवेक से हो। ठीक है, आप बहुत साहसी हैं, लेकिन साहस का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से नहीं करते हैं, फेल हो जाएंगे। आप बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन परिश्रम विवेकपूर्ण नहीं है। आप बहुत पढ़ते हैं, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से नहीं पढ़ते, समझते नहीं हैं, तो आप चाहे 10 साल कंपटीशन करें, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए एक आदर्श व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसके 3 गुण अपने अपने निर्धारित कार्यों को करते हुए एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करें, और नीचे वाले दोनों गुण अपना संचालन विवेक से करें। उसी प्रकार से एक आदर्श राज्य कौन होगा, एक आदर्श समाज कैसा होगा,
तो एक आदर्श राज्य या आदर्श समाज वह समाज होगा जिसमें रहने वाले तीनों वर्ग अपने अपने निर्धारित कार्यों को करते हुए एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करें और नीचे वाले दोनों वर्गों का संचालन इनके द्वारा हो। इन्हीं को दार्शनिक वर्ग भी कहा गया है। ये सबसे ऊपर है। इस प्रकार से प्लेटो ने विभाजन किया राज्य में और माना कि तीनों का इम्पोर्टेंस है अपनी जगह पर। लेकिन राज्य, आदर्श राज्य की सफलता तभी मिलेगी जब तीनों में सामंजस्य हो। लेकिन नीचे वाले दोनों अपने आदेश का पालन ऊपर वाले से करें। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि उनका मानना है कि जो मनुष्य होता है या जो व्यक्ति होता है उसमें कुछ लक्षण होते हैं और उसी लक्षण के अनुसार उसमें सद्गुण पैदा होते हैं और जैसा सद्गुण पैदा हुआ है उसी के अनुसार उसे कार्य दिया जाना चाहिए। तो उनका मानना है जैसे उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ लक्षण हैं। अब जैसा लक्षण होगा उसी हिसाब से उनमें सद्गुण पैदा होगा और जैसे सद्गुण पैदा होगा वैसे ही वर्ग बनेगा। जैसे सपोज कीजिए कि किसी में ज्ञान की प्रधानता है, किसी में ज्ञान की प्रधानता है। अब जिसमें ज्ञान की प्रधानता है उसमें विवेक पैदा होगा और उसको शासक बनना चाहिए। जिसमें दूसरा कहता है जिसमें मनोवेग की प्रधानता है, जिसमें मनोवेग की प्रधानता है उसमें साहस पैदा होगा और जिसमें साहस पैदा होगा उसे सैनिक बनना चाहिए। जिसमें वासना या तृष्णा की प्रधानता होगी उसमें संयम पैदा होगा और उसे उत्पादक वर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जो जितना छोटे स्तर पे होते हैं उतने बड़ा संयम है। आप भी प्रयागराज की धरती पर कंपटीशन कर रहे हैं युवावस्था में, तो आप में संयम है। आप देखते हैं लेबर को मालिक मार देता है और जाते समय 10-20 बढ़ा के दे देता है तो वह नतमस्तक हो जाता है। आप देखते हैं कि रिक्शावान को गाली देकर भी आप पैसा देते हैं तो ले लेता है, क्योंकि वो छोटे वर्ग का है, उसके पेट का सवाल है, इसलिए संयम है, उसके पास भूख है। भिखारी को आप डांट भी देते हैं तब भी प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन किसी बड़े व्यक्ति के साथ आप ऐसा करें तो आपके पैसे को फाड़ कर फेंक देगा और आपको पीटेगा भी। इसीलिए शासक, सैनिक और उत्पादक ये 3 वर्ग होंगे राज्य में और इनका काम होगा शासन का संचालन करना ताकि राज्य में व्यवस्था बनी रहे। इनका काम होगा सुरक्षा करना और इनका काम होगा कमा के लाना और दोनों का भरण पोषण करना। प्लेटो मानते हैं कि जैसे हर व्यक्ति में 3 गुण होते हैं। आप जानते हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वैसे तीनों का समन्वय हर व्यक्ति में होता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जिसमें सतोगुण की प्रधानता है वो राजा महाराजा बन जाता है, डीएम एसडीएम बन जाता है।
जिसमें रजोगुण की प्रधानता है वो व्यापार वगैरह करने लगता है, जिसमें तमोगुण की प्रधानता हो जाती है वो लेबर तबके का हो जाता है। इसी आधार पर मनुष्य का विकास भी होता है। तो प्लेटो अपनी न्याय व्यवस्था को इस तरह से प्रकट करते हैं और ये मानते हैं कि राज्य में रहने वाला प्रत्येक वर्ग अपने अपने निर्धारित कार्यों को करते हुए एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करे और नीचे वाले दोनों वर्ग अपना आदेश शासक वर्ग से प्राप्त करें। अब प्लेटो की जो आपने न्याय व्यवस्था पढ़ा, इसी न्याय व्यवस्था के आधार पर कई प्रश्न निकलते हैं। और कई प्रश्न जो निकलते हैं उसमें पहला प्रश्न ये बनता है कि प्लेटो का जो न्याय है वह अधिकार पर नहीं कर्तव्यों पर अधिक बल देता है। इसीलिए प्लेटो का न्याय स्वकर्तव्य मूलक है, स्वकर्तव्य मूलक है। यही कारण है कि प्लेटो के न्याय की तुलना भारत की वर्ण व्यवस्था से भी होती है। जैसे भारत की जो वर्ण व्यवस्था थी जिसमें स्वकर्म ही स्वधर्म है, जिसमें माना गया था कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं और ये चारों वर्ग अपने अपने निर्धारित कार्यों को करते हुए एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करें और नीचे वाले तीनों वर्गों का संचालन ब्राह्मण के द्वारा होगा। इसीलिए प्राचीन कालीन व्यवस्था ब्राह्मणवाद की व्यवस्था कहलाई। यही कारण है कि आज जब सवर्ण का नाम लिया जाता है तो आर्य का नाम लिया जाता है तो ब्राह्मण पर प्रहार होता है, क्योंकि नीचे वाले तीनों वर्गों का संचालन ब्राह्मण करता है। इसीलिए तमाम लोग ऐसा भी मानते हैं कि लगता है कि प्लेटो ने भारत के वेद का अध्ययन किया था और भारत के वेद में जैसे वर्ण व्यवस्था का वर्णन था उसी तरह से प्लेटो ने अपनी न्याय व्यवस्था को भी बता दिया। इसलिए माना जाता है कि यूनानी चिंतकों ने जो कुछ दिया उसमें बहुत सारी बातें भारत ने दिया था, लेकिन भारत के चिंतन में क्रमबद्धता और वैज्ञानिकता का अभाव था। इसलिए भारत को के चिंतन को सार्वभौमिक मान्यता नहीं मिली। आप देख रहे हैं भगवत गीता में भी स्वकर्तव्य पालन की बात कही गई है, सेल्फ ड्यूटी। तो प्लेटो का न्याय स्वकर्तव्य मूलन है, कर्तव्य मूलक है। भारत की वर्ण व्यवस्था से तुलना है, स्वकर्म ही स्वधर्म है। दूसरी चीज, प्लेटो का न्याय अनेकता में एकता की स्थापना करता है। आप देख रहे हैं कि सब भिन्न भिन्न हैं और सबको मिलाकर एक कर रहा है। इसी को आप ये भी कह सकते हैं कि पृथकता में एकता, पृथकता में एकता की बात करता है। तीसरी चीज, प्लेटो का न्याय प्रकल्प मूलक सिद्धांत पर आधारित है। प्रकल्प मूलक क्या होता है? प्रकल्प मूलक का मतलब है कि सब जब अलग अलग रहते हैं तो किसी व्यवस्था का संचालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब सब आपस में मिल जाते हैं, सब में सामंजस्य हो जाता है तो एक नई व्यवस्था को जन्म दे देते हैं। जैसे हल होता है जिसके बैल के माध्यम से खेत को जोता जाता है, हल में तमाम लकड़ी फार सब कुछ होता है।
अलग अलग वो खेत को नहीं जोत सकता, लेकिन जब सबको मिलाकर हल बना दिया जाता है तो वो एक व्यवस्था का संचालन करने लगता है। इसीलिए इसको कहा जाता है न्याय के प्रकल्प मूलक का सिद्धांत। अब प्रकल्प मूलक आ गया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए कंपटीशन में कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, उसके हर पहलू को बारीकी के साथ समझने की ज़रूरत है, फिर कोई भी परीक्षा होगी उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चौथी चीज़, इसे न्याय के सामंजस्य का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इस न्याय में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया गया है। और पांचवी चीज़, प्लेटो अपने न्याय को सामाजिक न्याय की संज्ञा देता है। यद्यपि प्लेटो देता है, आज हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय राज्य समाज में कोई अंतर नहीं माना जाता था और राज्य में स्थापित न्याय को समाज में स्थापित न्याय कह दिया जाता था और उसी को लोग सामाजिक न्याय कह देते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर हम कह दें कि प्लेटो का न्याय है ए सामाजिक न्याय, बी नैतिक न्याय, सी कानूनी न्याय, डी राजनीतिक न्याय, तो नैतिक न्याय पे चिन्ह लगेगा, क्योंकि हम सामाजिक न्याय नहीं कह सकते। सामाजिक न्याय 20वीं शताब्दी की अवधारणा है जो लोक कल्याणकारी राज्य की आधारशिला है। लेकिन अगर कह दिया जाए प्लेटो अपने न्याय को निम्नलिखित में से क्या कहता है तो चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि प्राचीन काल आदर्शवादी है, नैतिकता पर आधारित है। इसीलिए आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो न्याय का सिद्धांत है ये नैतिक है। अब इसी आधार पर कुछ लोग स्टेटमेंट देते हैं। अब जैसे कवायरे ने कहा, कवायरे ने कहा कि प्लेटो के अनुसार किसी व्यक्ति को कुल भूमिका व कार्य देना ही न्याय है, यानी जो विशिष्ट व्यक्ति है उसको विशिष्ट भूमिका और विशिष्ट कार्य देना ही न्याय है। अब इसी पर बारकर अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब एक प्रकार से आलोचना भी है कि प्लेटो का न्याय वास्तव में न्याय नहीं है, बल्कि मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित रखने की एक भावना मात्र है। फिर बारकर पुनः भी कहते हैं कि रिपब्लिक यानी न्याय रिपब्लिक की आधारशिला है और रिपब्लिक न्याय का संस्थागत रूप। पुनः आगे चल करके इसकी और भी आलोचनाएं हुई और कार्ल पापर ने यहाँ तक कह दिया कि प्लेटो विशेषाधिकारों को न्यायपूर्ण कहकर पुकारता है, जबकि विशेषाधिकारों के अभाव को ही न्याय कहते हैं। अब अगर आप विशेषाधिकार नहीं समझ रहे हैं तो स्टेटमेंट आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। तमाम लोग फ़ोन पे पूछते रहते हैं कि साहब बड़े स्टेटमेंट है कैसे याद होंगे, तो जब कॉन्सेप्ट होगा तो कोई चीज़ याद नहीं करना पड़ता। अब विशेषाधिकार का मतलब है कि जहाँ जाति धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव, तो प्लेटो विशेषाधिकारों को न्यायपूर्ण कहता है, जबकि हम विशेषाधिकारों के अभाव को ही न्याय कहते हैं। इस प्रकार से
प्लेटो की न्याय व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें उभर कर सामने आती हैं और इसी आधार पर हम चिन्ह लगाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।